जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि रास ने आत्मालोक में शराब घर का जिक्र किया था। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि क्या आत्मालोक में शराब घर जैसी चीज़ हो सकती है और इस प्रकार का दृश्य दिखने का क्या कारण रहा होगा। अब अगर हम इन कड़ियों को थोड़ा और पीछे की ओर ले जाएं, तो पाएंगे कि बहुत से माध्यमों ने इस तरह का अनुभव शेयर किया है। कुछ ने अपने घर के बेडरूम का, जहाँ पर उनके बहुत सारे बचपन के खिलौने रखे हुए थे। कुछ लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर बगीचे देखने का जिक्र किया, तो कुछ ने बहुत खूबसूरत बर्फीले महल। अब इन सभी के एक्सपीरियंस अलग अलग थे, जो इनके मनों पर आधारित थे, क्योंकि आत्मालोक का तो भौतिक चीज़ों से कुछ लेना देना ही नहीं होता। वो तो पूर्णतः मानसिक जगत है। वहाँ पर सब कुछ हमारे मन के अकॉर्डिंग होता है। ये सब कुछ एक आत्मा के मन को सुकून देने के लिए, उसे आत्मालोक में सहज बनाने के लिए किया गया एक प्रयास है। अब जैसे कि रास अपने जीवन काल के दौरान उस शराब घर में अक्सर जाया करता था, वहाँ पार्टियाँ करता था और ये सब कुछ उसे बहुत अच्छा भी लगता था। इसकी छवि उसके मन में एक खूबसूरत याद की तरह बसी हुई थी। बस इसी का सहारा लेकर उसके मार्गदर्शक ने उसके मन को सुकून देने के लिए, क्योंकि उसने धरती पर बहुत पीड़ा में अपने शरीर को त्यागा था, वो बहुत ही दुखी अवस्था में आत्मालोक में आया था, इसीलिए उसे सहज और सुकून देने के लिए उसके मार्गदर्शक द्वारा इस प्रकार की छवि दिखाई गई। अब जब डॉक्टर न्यूटन ने रास के सारे पक्ष को सुन लिया था, तब उन्हें लगा कि इस बारे में उसके मार्गदर्शक के पक्ष को भी जानना चाहिए। आखिर वो रास के बारे में क्या सोचता है। मार्गदर्शक एक बहुत ही उच्च सत्ता होती है और इस प्रकार का सेशन करना डॉक्टर न्यूटन के लिए भी आसान नहीं था। मार्गदर्शक की अनुमति के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने सेशन को दोबारा से शुरू किया। डॉक्टर न्यूटन ने रास से पूछा कि जब तुम क्लोडिस के सामने थे, उस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा था। हम इसे जानना चाहते हैं, क्या तुम मेरी मदद करोगे। इस पर माध्यम तैयार हो गया। अब हेस्टर, जो इस वक्त माध्यम के रूप में थी, वो रास और क्लोडिस दोनों की ही भावनाओं को व्यक्त करती है। डॉक्टर न्यूटन यहाँ पर सिर्फ एक संकेतक के रूप में है। वो बोलना किसे है, रास को या क्लोडिस को, बस इसी बात का संकेत देते हैं। जब हेस्टर डॉक्टर न्यूटन के आदेश पर क्लोडिस के विचारों को बता रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे मार्गदर्शक स्वयं बोल रहा हो। उसकी आवाज़ बदली हुई थी। क्लोडिस के बोलने का अंदाज भी अलग था। एक ही व्यक्ति दोनों का रोल प्ले कर रहा था, लेकिन फिर भी दोनों की ही आवाज़ बदली हुई होती थी। जब क्लोडिस ने रास से पूछा कि तुम जानते हो, तुम इससे बेहतर कर सकते थे, तो रास का जवाब था, मैंने कोशिश की थी मगर मैं सफल नहीं हो पाया। दोनों की वार्तालाप इस प्रकार आगे बढ़ती है। क्लोडिस, अगर तुम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो वह कैसा होगा। रास, भ्रष्ट नहीं होना है, ना शक्ति से और ना ही धन से। क्लोडिस, तुमने इन बातों से स्वयं को अपने मूल उद्देश्य से भटकने ही क्यों दिया। रास, मैं चाहती थी कि समाज में मुझे मान सम्मान मिले, ताकि मैं दूसरों से ऊंची हो सकूं और लोग मेरी प्रशंसा करें मेरी शक्ति के लिए। क्लोडिस, और ख़ासकर स्त्रियों से। मैंने पाया कि तुमने उन पर पूरी तरह से आधिपत्य जमाना चाहा था, बगैर संबंधों के। रास, जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। मुझे कुछ भी स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, आप तो सभी कुछ जानते हैं। क्लोडिस, ओह,
मगर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इन मामलों पर अपनी आत्मचेतना को टिका सकती थी। रास, अगर मैंने इन पर अपनी शक्ति थोपी नहीं होती तो वो मुझ पर अधिकार जमा लेते। क्लोडिस, इसमें अच्छाई की कमी थी और तुम्हारे लिए यह सही भी नहीं था। तुम जैसा बन चुके थे, तुम्हारी शुरुआत तो वैसी नहीं थी। हमने तुम्हारे माता पिता का चुनाव बड़ी सावधानी पूर्वक किया था, याद है ना? रास, जी हाँ, मैं जानता हूँ कि वे मुझे आदर्शवादी बनाना चाहते थे ताकि मैं छोटे लोगों की सहायता कर सकूं, और मैं खुद भी ऐसा करना चाहता था, मगर बात नहीं बन पाती थी। तुमने देखा मेरे साथ क्या हुआ? एक वकील के रूप में मैं कर्ज में डूब चुका था। मैं अब और ज़्यादा गरीबी में जीवन बिताना नहीं चाहता था, ऐसे लोगों की सहायता करते हुए जो मेरी फीस भी नहीं दे पाते थे। मैं खेतों में सूअरों और गायों से घृणा करता था। मैं ऊंचे लोगों के संग रहना पसंद करता था, और जब मैं एक अधिवक्ता के रूप में कार्य शुरू किया मैंने, तो मुझे विश्वास था कि मैं व्यवस्था को सुधार दूंगा और किसानों की सहायता करूंगा। मगर वहाँ तो पूरी प्रणाली ही गलत थी। मैं क्या करता? क्लोडिस, अच्छा, तो तुम्हें प्रणाली ने भ्रष्ट बना दिया था। इसे जरा मुझे समझा कर बताओगे? रास, लोगों को इतना जुर्माना देना पड़ता था जितना वो बहन भी नहीं कर पाते थे। कुछ को तो मैंने ऐसे अपराध के लिए जेल भेज दिया था जो उन्होंने कभी किए ही नहीं थे। इसके अलावा कुछ को मैंने फांसी पर भी टंगवा दिया था। मैं एक कानूनी हत्यारा बन गया था। क्लोडिस, जिन लोगों ने दूसरों के प्रति अपराध किया था, उन अपराधियों को सजा देने के लिए तुम क्यों खुद को जिम्मेदार समझते हो? रास, उनमें से कुछ एक ज़्यादातर मेरे माता पिता की तरह ही साधारण व्यक्ति थे। वे व्यवस्था का शिकार हो गए थे। उन्हें जीवित रहने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो मानसिक रूप से बीमार थे। क्लोडिस, उन व्यक्तियों के मामले में तुम्हारी क्या राय है जिन्हें तुमने सजा दी थी? क्या तुमने समाज की सहायता के लिए कानून का जीवन नहीं चुना था? और क्या तुमने खेतों और शहरों को कानून की दृष्टि से सुरक्षित रखने के लिए कसम नहीं खाई थी? रास, हाँ, मगर तुमने देखा नहीं, ये मेरे लिए काम नहीं आया। उस आदिम समाज ने मुझे एक हत्यारा बना दिया था। क्लोडिस, और इसीलिए तुमने स्वयं को मार डाला? रास, मैं भटक गया था। न मैं पीछे जा सकता था और न ही आगे। क्लोडिस, तुम अपने व्यक्तिगत लाभ और प्रसिद्धि के लिए उन प्रेरणाओं से आसानी से प्रभावित हो गए। तुम यह नहीं थे। तुमने स्वयं को क्यों छिपाया था? रास, तब तुमने मेरी सहायता क्यों नहीं की थी? मैंने लोक अधिवक्ता के रूप में कार्य शुरू किया था। क्लोडिस, अगर मैं हर मोड़ पर तुम्हारी सहायता करता तो उससे तुम्हें क्या लाभ होता? रास, मैं सोचता हूँ सहानुभूति की चाह। क्लोडिस, इससे ज़्यादा तुम मुझसे और क्या चाहते थे? तुम अपने अंतर मन में पर्याप्त दूर तक नहीं गए थे। मैंने तुम्हारे मन में संयम, सदाचार, जिम्मेदारी, मूल उद्देश्य और तुम्हारे माता पिता के प्रेम की भावना को जागृत किया था, किंतु तुमने इन सभी का अनदेखी कर दिया था और वैकल्पिक कर्मों के लिए जिद ठान ली थी। रास, मैं जानता हूँ, मैं उन संकेतों से चूक गया था जो तुमने स्थापित किए थे। मैं अवसरों का लाभ नहीं उठा पाया था। मुझे डर था कि क्लोडिस, तुम अपने किस रूप को ज़्यादा अहमियत देती हो? रास,
मेरी इच्छा थी कि मैं भूलोक पर सभी कुछ बदल दूं। मैं भूलोक पर रहने वालों में बदलाव लाना चाहती थी। क्लोडिस, तुमने अपने नियत कार्य को पहले ही छोड़ दिया था और अब भी मैं देख रहा हूँ कि तुम अवसरों का लाभ नहीं उठा पा रहे हो, क्योंकि तुम खतरा मोल लेना नहीं चाहते। तुम ऐसे रास्ते पर चल रहे हो जो तुम्हें क्षतिग्रस्त कर देगा, और तुम एक ऐसे बनते जा रहे हो जो तुम नहीं हो। मुझे तुमसे निराशा है। अब यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन बताते हैं कि रास के परिवार के सदस्य साधारण आय वाले किसान थे जो बहुत ईमानदार और सहनशील थे, और रास को कानून की पढ़ाई पढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत त्याग भी किया था, बहुत संघर्ष किया था। वो इस योग्य नहीं थे कि वे रास को एक अच्छी शिक्षा दिला सके, फिर भी उन्होंने उसे एक शिक्षा दिलाई। वो चाहते थे कि रास गरीबों की मदद करे, पर रास ने अपने लिए एक गलत राह पकड़ ली थी। पैसे और सत्ता की चाह में वो बहुत आगे बढ़ चुका था। अब इस वार्तालाप में रास बार बार क्लोडिस से सहायता का आग्रह कर रहा है। इससे ज़्यादा कुछ और सूचना प्राप्त नहीं हो पा रही थी, इसलिए डॉक्टर न्यूटन ने इस वार्तालाप को यहीं पर ख़त्म कर दिया और हेस्टर को तुरंत उसके आज के पुनर्जन्म की ठीक पहली आत्मिक अवस्था में ले गए। अब उस अवस्था में हेस्टर क्या जानकारी देती है, ये हम आगे की कड़ियों में जानेंगे।